नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। झारखंड में विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी। नतीजों और रुझानों में जेएमएम को 30, बीजेपी को 25 और कांग्रेस को 15 सीटों पर बढ़त। आजसू पार्टी 3 सीटों पर आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कई वर्षों तक सरकार चलाने का मौका देने के लिए राज्य की जनता का शुक्रिया अदा किया। जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को जीत पर बधाई दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने महागठबंधन की बढ़त पर कहा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का करेंगे प्रयास। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, सभी नतीजे आने के बाद बनाएंगे आगे की रणनीति। जम्मू कश्मीर है भारत का अभिन्न अंग, किसी भी प्रकार के समझौते का सवाल ही नहीं। जम्मू कश्मीर से आए छात्रों से मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, पड़ोसी देश जानबूझकर जम्मू कश्मीर में पैदा करना चाहता है समस्याएं। अनुच्छेद 370 हटने से राज्य में तेजी से होगा विकास। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में प्रदान किया 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। आयुष्मान खुराना को फिल्म अंधाधुन और विक्की कौशल को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। सामाजिक मुद्दों पर बनी अक्षय कुमार की पैडमैन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। फिल्मों के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देकर दुनिया को भारत की संस्कृति से जोड़ने की उपराष्ट्रपति ने की अपील। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून विरोधी विज्ञापनों को तुरंत हटाने का दिया निर्देश। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा की कोलकाता में अभिनंदन यात्रा, हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। कहा, केंद्र सरकार शरणार्थियों को नागरिकता देकर सम्मानपूर्वक जीने का देगी अधिकार। और बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों की। नतीजों की बात करें तो अभी वोटों की गिनती जारी है, लेकिन रुझानों से जो तस्वीर निकल कर आई है उसके मुताबिक बीजेपी 21 सीटों पर आगे चल रही है, जिनमें से वो 4 सीटें जीत चुकी है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा 23 सीटों पर आगे चल रही है और 7 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं हम कांग्रेस की बात करें तो 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुई है कांग्रेस और 3 सीटें जीत चुकी है। और इसके अलावा आजसू 2 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है और 1 सीट पर जीत हासिल कर चुकी है। तो ये टैली हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की। हालांकि वोटों की गिनती जारी है, लेकिन रुझानों के मुताबिक जो नतीजे आते हुए नजर आ रहे हैं वो कुछ इस तरह। बीजेपी 25, जेएमएम 30, कांग्रेस 15, आजसू 3 और अन्य के खाते में 8 सीटें। थोड़ी ही देर में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, लेकिन क्योंकि अभी भी कुछ सीटों पर मतदान जारी है, कुछ सीटें फंसी हुई नजर आ रही थी, तो माना जा रहा है कि थोड़ी देर में तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी नतीजों के मद्देनज़र। लेकिन इस वक्त आपके टीवी पर जो टैली है उसके मुताबिक रुझान जो हैं वो बीजेपी 25 सीटों पर है और जेएमएम 30 सीटों पर और कांग्रेस 15 सीटों पर। आजसू के खाते में 3 और अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं।
झारखंड चुनाव के नतीजों और रुझानों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हेमंत सोरेन को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने राज्य की सेवा करने का मौका मिलने पर जनता को शुभकामनाएं दी। वहीं प्रधानमंत्री ने लिखा कि मैं झारखंड की जनता को बीजेपी को कई वर्षों तक राज्य की सेवा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं पार्टी के मेहनती कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करता हूं। प्रधानमंत्री ने लिखा कि उनकी पार्टी आने वाले समय में राज्य की सेवा और लोगों के मुद्दों को उठाते रहेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी कहा कि वो झारखंड की जनता द्वारा दिए गए जनादेश का सम्मान करते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि बीजेपी को 5 वर्षों तक प्रदेश की सेवा करने का जो मौका दिया था उसके लिए हम जनता का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। भाजपा निरंतर प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध रहेगी। अमित शाह ने सभी कार्यकर्ताओं का उनके अथक परिश्रम के लिए अभिनंदन किया है। और इन सब के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वो अंतिम परिणाम आने के बाद ही आगे की रणनीति बनाएंगे। लक्ष्य जिंदगी में हमेशा बड़ा रखना चाहिए, छोटा लक्ष्य नहीं रखना चाहिए और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़ा लक्ष्य लेकर काम करती है। उम्मीद है सर। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये घोषणा किए थे कि 50% वोट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत करें और इस दिशा में हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात से चूक की पूरी विश्लेषण करने के बाद ही ये आपसे मैं फिर वार्ता करूंगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने महागठबंधन की बढ़त पर कहा है कि वो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज के दिन एक नई शुरुआत हो रही है। ये एक मील का पत्थर साबित होगा और निश्चित रूप से जिस उम्मीद के साथ लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया है, मैं भरोसा दिलाता हूं कि उनकी उम्मीदें नहीं टूटेंगी, चाहे वो किसी भी वर्ग समुदाय के हो, चाहे नौजवान हो, किसान हो, महिला हो, व्यापारी हो, बूढ़े बच्चे हो, किसान हो, मजदूर हो। तो चुनाव में कई उलटफेर दिखने को मिल रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर पूर्व सीट से पीछे चल रहे हैं। उन्हें बीजेपी के बागी उम्मीदवार और सरकार में मंत्री रहे सरयू राय से कड़ी टक्कर मिल रही है। विपक्ष की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार और जेएमएम अध्यक्ष हेमंत सोरेन बरहेट सीट से चुनाव जीत चुके हैं। वो दुमका सीट से भी उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। ये स्टीफन मरांडी जेएमएम से आगे चल रहे हैं महेशपुर सीट से। नतीजे अभी आए नहीं हैं, लेकिन रुझानों के मुताबिक ये जो बड़े चेहरे हैं उनके बारे में हमने आपको बताया। स्टीफन मरांडी महेशपुर से आगे चल रहे हैं और हेमंत सोरेन दोनों सीटों से जीत दर्ज कर चुके हैं। तो झारखंड विधानसभा चुनाव में भले बीजेपी की सीटें पिछले चुनाव के मुकाबले कम हुई हैं, लेकिन उनके मत प्रतिशत में इजाफा हुआ है। बीजेपी ने जहां इस चुनाव में 33.5% से ज्यादा वोट हासिल कर अपने वोट बैंक में इजाफा किया है, वहीं 2014 में बीजेपी को 31.8% वोट मिले थे। वहीं जेएमएम के वोट बैंक में कमी आई है। जेएमएम को इस बार 19.8% वोट मिले हैं, जबकि 2014 में उसे 20.78% वोट मिले थे। कांग्रेस की बात करें तो इस चुनाव में कांग्रेस ने अपने वोट बैंक में करीब 3% का इजाफा किया है। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 13.8% वोट मिले हैं, जबकि 2014 में उसे सिर्फ 10.64% वोट ही मिले थे। आजसू की भी बात कर लेते हैं। आजसू ने भी अपने वोट बैंक में बढ़ोतरी की है। उसे 8.05% वोट मिले हैं, जबकि पिछले चुनाव में उसे सिर्फ 3.74% ही वोट हासिल हुए थे।
तो झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टियों के क्षेत्रवार प्रदर्शन और पिछले चुनाव से अगर हम एक तुलना करें तो कोल्हान इलाके में 14 विधानसभा सीटें हैं। इस बार बीजेपी ने केवल अभी तक यहां पर जीत दर्ज नहीं की है। जो जिस तरह के नतीजे अब तक हमारे पास आए हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो तुलना है, कोल्हान में कुल 14 सीटें और आजसू को भी एक सीट नहीं मिली है, जबकि पिछली बार एक सीट मिली थी। वहीं जेएमएम ने प्रदर्शन सुधारते हुए 11 सीटें हासिल की हैं। 2014 में जेएमएम ने यहां 7 सीटें जीती थी, तो 2 सीट कांग्रेस और 1 सीट अन्य के खाते में गई है। वहीं 2014 में 1 सीट आजसू और 1 सीट अन्य के खाते में कोल्हान क्षेत्र में गई थी। क्षेत्रवार ढंग से आगे बढ़ें तो अब बात कर लेते हैं हम उत्तर छोटा नागपुर के इलाके की। यहां 25 विधानसभा सीटें आती हैं और यहां बीजेपी ने इस बार 10 सीटें हासिल की हैं, जबकि 2014 में बीजेपी को यहां पर 13 सीटें मिली थी। वहीं जेएमएम को इस बार यहां पर 4 सीटें और सहयोगी कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें हासिल हुई हैं। वहीं 2014 में जेएमएम को केवल 3 और कांग्रेस को केवल 2 सीटें यहां से मिली थी। और अब बात करते हैं हम दक्षिण छोटा नागपुर इलाके की। तो यहाँ पर कुल 15 विधानसभा सीटें आती हैं। इस बार बीजेपी ने यहाँ पर 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 2014 में बीजेपी को यहाँ पर 8 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस चुनाव में जेएमएम ने 4 और कांग्रेस ने 4 सीटें हासिल की हैं। वहीं 2014 में जेएमएम को यहाँ 3 सीट हासिल हुई थी। इसके अलावा आजसू ने 1 सीट हासिल की है, जबकि 2014 में उसे 2 सीटें मिली थी। वहीं जेवीएम ने 1 सीट और अन्य ने 1 सीट इस इलाके में हासिल की है। दूसरे क्षेत्र की बात करें तो संथाल परगना भी एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। यहां 18 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से इस बार बीजेपी ने 5 सीटें हासिल की हैं, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी को यहां पर 7 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी। और दूसरी ओर जेएमएम ने 9 सीटें और कांग्रेस ने 3 सीटें हासिल की है, जबकि 2014 में जेएमएम ने 6 सीटें और कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं जेवीएम की बात करें तो जेवीएम को 2014 में यहां 2 सीटें मिली थी। क्षेत्रवार हम देख रहे हैं किस तरह से विधानसभा सीटें हासिल हुई थी। तो पलामू की बात करते हैं। इसमें बीजेपी को 5 सीटें इस बार मिली हैं, जबकि 2014 में बीजेपी को यहां 4 सीटें हासिल हुई थी, यानी यहां फायदा हुआ है बीजेपी को। इस बार जेएमएम ने 2 सीटें और कांग्रेस ने 1 सीट यहां जीती है। 2014 में जेवीएम ने 2 और बीएसपी को 1 और अन्य के खाते में 1 सीटें पलामू से गई थी। नागरिकता संशोधन कानून पर मचे घमासान के बीच बीजेपी इस मुद्दे पर जागरूकता अभियान चला रही है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पश्चिम बंगाल के सुबोध मलिक स्क्वायर से श्याम बाजार तक उन्होंने अभिनंदन यात्रा निकाली। इसमें पार्टी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय सहित कई नेता शामिल हुए। बीजेपी की इस रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं श्याम बाजार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि ये कानून नागरिकता देता है, किसी की नागरिकता लेता नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा कि इस कानून के जरिए पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार दिया गया है। सारे पश्चिम बंगाल से आए हुए लोग कलकत्ता की सड़कों पर अपने नारों की गूंज से बता रहे हैं कि बंगाल मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। बंगाल सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट का स्वागत करता है, समर्थन करता है। इस बात को हम लोगों ने देखा। सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट जिसके बारे में ममता दीदी ने और इनके सारे नेताओं ने देश में भ्रम फैलाने की कोशिश की, प्रदेश को गुमराह करने की कोशिश की।
ये नागरिक संशोधन नियम है क्या? यह नियम नागरिकता देता है, किसी की नागरिकता लेता नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया, जो बहुत बड़ी गलती थी। इसके बाद पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर बहुत जुल्म हुए। ऐसे में केंद्र सरकार ने उन्हें नागरिकता देकर जीने का अधिकार दिया है। हमारे बंगाल में भी लोग आए, मतुआ समाज के लोग आए, हमारे रघुवंशी समाज के लोग आए, हमारे नवशूद्र के समाज के लोग आए। ये सब दलित थे, प्रताड़ना हुई थी, उत्पीड़न में थे कि हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, ये जितने लोग थे जो वहां से निकाले गए थे, इनको यहां पर शरण देने का काम और शरण के साथ साथ उनको जीने का अधिकार मिले, नागरिकता मिले, इस बात का उनको अधिकार दिया, ये हम बताना चाहते हैं। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झटका लगा है। कोलकाता हाईकोर्ट ने सीएए के खिलाफ लगाए गए सभी विज्ञापनों को हटाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट में 6 जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें वेबसाइट और अन्य जगहों से सभी विज्ञापन हटाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जनता के पैसों का इस्तेमाल कर रही है। इस पर हाईकोर्ट ने ममता सरकार को सभी विज्ञापनों को हटाने का आदेश दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 9 जनवरी को होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज अपने निवास पर जम्मू कश्मीर से आए हुए अलग अलग विद्यालयों के युवा विद्यार्थियों के साथ मुलाकात की। इस पूरे भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की ओर से किया गया था। दिल्ली भ्रमण पर आए हुए छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। आतंकवाद का कोई दीन धर्म नहीं होता। हमारा पड़ोसी हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। आतंकवाद और विकास साथ साथ नहीं चल सकते। Our neighbor made it a state policy that to create trouble always by aiding, abetting, funding, training terrorists. Terrorism, my dear youngsters, children of this beautiful country and a beautiful province, is the enemy of humanity. You cannot have terror and then still have development. उपराष्ट्रपति ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है। जम्मू कश्मीर के पूरे क्षेत्र को प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त है। अनुच्छेद 370 की ओर इशारा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस क्षेत्र को प्रगति के रास्ते की ओर ले जाने के लिए ये जरूरी था। This composite culture provides the foundation on which Kashmiri art, forms and folk tradition has flourished. This composite culture based on the values of humanism and tolerance, which is collectively known as Kashmiriyat. Recent changes in the structure or administration of the state are intended to extend all the benefits which other Indians have been enjoying. और बात करते हैं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई। हमारे जीवन में सागरों और महासागरों का खासा महत्व है। महासागर हमारी जलवायु को नियंत्रित करते हैं, साथ ही सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसके महत्व के बावजूद मानव गतिविधियों की वजह से इनके अस्तित्व पर अब खतरा है। हर साल अनुमानित 8 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा इन महासागरों में गिराया जा रहा है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से कोरल रीफ और अन्य प्रमुख पारिस्थितिकी की प्रणालियों को नुकसान पहुंच रहा है। यही नहीं, ओवरफिशिंग से मछलियों की प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं और पोषक तत्वों से हो रहे प्रदूषण से डेड जोन बनते जा रहे हैं ये सागर।
दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 के विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया। समारोह में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाना था, लेकिन वो खराब सेहत की वजह से समारोह में हिस्सा नहीं ले सके। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अमिताभ बच्चन को 29 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। वहीं एक्टर आयुष्मान खुराना को फिल्म अंधाधुन और विकी कौशल को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में बेजोड़ परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड अंधाधुन को दिया गया है। इसके अलावा फिल्म पद्मावत को बेस्ट कोरियोग्राफी और संजय लीला भंसाली को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला। वहीं अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन को बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू से सम्मानित किया गया। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक को बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक का अवार्ड भी मिला है। दक्षिण भारत की अभिनेत्री कीर्ति सुरेश को महानती के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का, सुरेखा सीकरी को बधाई हो के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा बेस्ट फिल्म क्रिटिक हिंदी के लिए अनंत विजय को पुरस्कार दिया गया। 16 साल बाद हिंदी को बेस्ट क्रिटिक का अवार्ड मिला है, तो हिंदी भाषी होने के नाते मुझे इस बात का गर्व है। और मेरे लिए दोहरी खुशी की बात यह भी है कि उसी शहर में जहां का मैं रहने वाला हूं, विनोद अनुपम को आज से 16 साल पहले सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का हिंदी के लिए पुरस्कार मिला था। जहां तक परंपरा की बात है, तो मुझे लगता है कि फिल्म समीक्षा में जिस तरह से समाज की कहानी के साथ लाके फिल्मों को उसका तादात्म्य स्थापित करने की कोशिश मैंने की थी, और मुझे लगता है कि मैं जूरी की नज़र उस पे ही गई होगी और उन्होंने मुझे पुरस्कार योग्य पाया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। समारोह में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित अमिताभ बच्चन के कार्यों की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें सदी का नायक बताया। इस दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पुरस्कृत फिल्मों की सराहना करते हुए कहा कि इस दौर की फिल्म भावना प्रधान रहीं, जो समाज में नए मूल्यों को प्रतिस्थापित करने का काम करती हैं। इसके साथ ही उन्होंने समाज में नारी की उन्नति और बेहतरी के लिए फिल्मों के योगदान की सराहना करते हुए पूरे समाज के लोगों को इस दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। I noticed that the non-feature films deal with a wide range of subjects, from female infanticide to the challenges faced by the viewers. They tell stories of brave human trafficking survivors, about the ethics of adoption, films mapping the journey of fictional characters to real-life heroes like late Sri G.D. Naidu. The feature films this year are as much about emotions as they are about intelligence. We have gifted child artists among us who have shown us infinite range of emotions without creating commotions and doing their promotions for our happiness. In the banquet of films, we have films that break stereotypes and attack superstitions sensitively. We see through the maker's imagination. The orthodox traditions give way to the modern solutions. It also gives me great pleasure to know that the award for the best feature film goes to a film on women's struggle. It is a story of a woman working together to overcome the challenges of their oppressive surroundings. We have a separate great tradition. आदि काल से, वेद काल से, पुराण काल से, पुण्य काल से हमारे पूर्वजों ने जिया और दिया, विरासत में हमको मिला। स्त्री को मातृमूर्ति के रूप में हम लोग हमेशा मानते थे। बीच में जो भी हुआ उसके साथ, उनके कारण से जो मूल्यों में गिरावट आया, इसको दोबारा मूल्यों को ऊपर लाने का बहुत जरूरी है। ये केवल सरकार के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते, एंड दिस कैन नॉट बी लेफ्ट टू गवर्नमेंट अलोन। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बट ऑल ऑफ अस इन द सोसाइटी and particularly in the film industry, they must promote, depict women in a respectable manner. वहीं कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश की संस्कृति और देश की कला देश की ताकत होती है। उन्होंने प्रादेशिक भाषा की फिल्मों की भी सराहना की।
आज कितने विभिन्न विषयों पर फिल्में निकल रही है। अभी भी हमने पुरस्कार दिए, प्रादेशिक फिल्में हैं। मैं तो प्रादेशिक फिल्म कहना जरा ठीक नहीं समझता, क्योंकि वो सब भारतीय भाषा है। भारतीय भाषाओं में जो विभिन्न भाषाओं में जो फिल्में निकलती है, उन फिल्मों में टर्टल पर भी फिल्म है। मैं पर्यावरण मंत्री हूं तो मेरा ध्यान ज्यादा उधर गया। और सब प्रकार के, क्योंकि जीवन एक बहुआयामी जीवन है। जीवन एक सुर से नहीं चलता, जीवन बहुआयामी है, तो उसके सभी आयाम स्पष्ट करने का मौका फिल्में देती है। एक वाक्य, एक प्रसंग, एक अभिनय की छटा हमारे जिंदगी को परिणाम करती है लगातार। आज किसी को भी पूछो कि आपको कौन से सिनेमा के 100 वाक्य याद है, तो वो तुरंत बताने लगेगा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम विशेष। नमस्कार। राज्यसभा